हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, अभी तक हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली, सिमेट्रिक सर्किट्स में वोल्टेज मेथड से निकाली, व्हीटस्टोन ब्रिज देखा हमने। ठीक है, तो ये टॉपिक बिल्कुल नया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, फिर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इलेक्ट्रिक पावर, पावर की डेफिनेशन आपने 9th में भी पढ़ी है। क्या होती है पावर? रेट विद विच वर्क इज डन, या रेट विद विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, या एनर्जी इज सप्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया साथ में, तो मतलब कि इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स होता क्या है एक्चुअल में, आपको ये मैंने बताया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन के सेम होती है। ठीक है, तो करंट अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज घूम के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में होता क्या है ना, ये जो चार्ज है, चार्ज एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, जो बैटरी है इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज, ये गलत बात है। ठीक है, बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो एक्चुअल में जब ये चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो इसके पास एनर्जी होती है। ठीक है, और ये रजिस्टर में एनर्जी छोड़ आता है। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे, मतलब कि जब चार्ज यहाँ पे आ जाता है तो वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। ठीक है, फिर एनर्जी लेता है। ठीक है, फिर एनर्जी लेके एनर्जी छोड़ के आता है। ठीक है, फिर एनर्जी लेता है, एनर्जी छोड़ के आता है, ऐसे साइकिल चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको एनर्जी कौन दे रहा है चार्ज को? बैटरी। ठीक है, या ऐसे कह लो बैटरी वर्क कर रही है, और ये एनर्जी आती कहाँ से है? केमिकल रिएक्शन से। अंदर इसके बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, वहाँ से एनर्जी इस चार्ज के पास मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी कैसे मिली? क्योंकि बैटरी ने वर्क किया। ठीक है, बैटरी ने वर्क किया, वहाँ से इसको एनर्जी मिली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो V वोल्ट का मतलब क्या होता है? V वोल्ट का मतलब, आप जैसे ये बैटरी V वोल्ट की है। ठीक है, V वोल्ट की, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक कूलम चार्ज को अगर सर्किट में फ्लो करवाना है, ठीक है, एक कूलम चार्ज को अगर सर्किट में फ्लो करवाना है तो बैटरी कितना वर्क करेगा? V जूल। ठीक है, V जूल का वर्क करेगा, मतलब बैटरी V जूल की वर्क करेगी। ठीक है, या ऐसे कह लो जो बैटरी है वो V जूल एनर्जी एक कूलम को देगी सर्किट में फ्लो करने के लिए। ठीक है ना, तो अगर एक कूलम को V जूल दे रही है तो Q कूलम को कितनी देगी? यहाँ पे चार्ज हमने Q लिया है ना, Q कूलम को कितनी एनर्जी देगी बैटरी? Q इंटू V। ठीक है, तो मतलब कि कितनी यहाँ पे एनर्जी इस चार्ज को मिल रही है? Q इंटू V। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो, जो बैटरी वर्क कर रही है वो कितना कर रही है? Q इंटू V। ठीक है ना, Q चार्ज को फ्लो करवाने के लिए सर्किट में। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये हो गया वर्क डन या एनर्जी गिवन टू द Q चार्ज या वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो वर्क डन है T सेकंड्स में हुआ है। ठीक है, या ऐसे कह लो T सेकंड्स में, T टाइम में एनर्जी बैटरी ने दी। ठीक है, तो T टाइम में बैटरी ने एनर्जी कितनी दी? Q इंटू V। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी देगी? QV बाय T। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? QV बाई T, इट इज द रेट विद विच एनर्जी इज गिवन बाय बैटरी, या एनर्जी इज गिवन बाय सप्लाई। ठीक है ना, या ऐसे कह लो रेट विद विच वर्क इज डन बाय बैटरी। ठीक है, वही मतलब हो गया ये। ठीक है, रेट आ गया, तो ये क्या होएगा? दिस इज पावर। ठीक है, तो पावर क्या होएगी? पावर इज QV बाय T। ठीक है, P के साथ डिनोट करते हैं, वो तो आपने 9th में भी पढ़ा है। P के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। अब स्टूडेंट्स
Q बाई टी क्या होता है, करंट आपने पढ़ा है, करंट क्या होता है Q बाई टी। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर इज V इंटू आई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो मतलब कि इतनी जो पावर है ये बैटरी दे रहा है। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी अपॉन आई, मतलब इसकी एक फॉर्म ये है। ठीक है, अनदर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, देखो एक फॉर्म तो हो गई P इज इक्वल टू वी इंटू आई, और आपको पता है V किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई आर। ठीक है, यहाँ पे जो V वोल्ट है ये रेजिस्टेंस पर जा रही है ना, मतलब रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे V और यहाँ पे 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पर कितना है, V है। ठीक है, तो मैं इस पे ओम्स लॉ लगा सकता हूँ रेजिस्टेंस पे, तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे V मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, V की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो I इंटू आई आर मतलब आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये पावर की अनदर फॉर्म है, पावर को लिखने का एक और तरीका है। ठीक है, एक तो ये हो गया, अनदर वन ये हो गया। ठीक है, और अब मैं I को V बाई आर भी लिख सकता हूँ ना, V बाई आर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर V बाई आर यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, तो अनदर फॉर्म आ गई P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये क्या है, पावर जिस रेट से बैटरी ने वर्क किया। ठीक है, या जिस रेट से बैटरी ने एनर्जी सप्लाई करी। ठीक है, चार्ज को। तो ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पावर है। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला पता लग गया हमें। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होएगी ना, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूला कैसे आया था, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, या एनर्जी अपॉन टाइम, तो इसके फॉर्मूले में वर्क आ रहा है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होएगी ना, पावर भी। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्टूडेंट्स अब इसकी एसआई यूनिट क्या होएगी, एसआई यूनिट क्या होएगी इसकी, वॉट। ये आपने 9th में पढ़ी है एसआई यूनिट। ठीक है, तो SI unit is watt। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट 1 वाट को डिफाइन करते हैं, 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हम कब कहेंगे कि पावर जो सप्लाई हुई है वो 1 वाट हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूले से देखो, अब स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला या W अपॉन टी लिख लो। ठीक है, या E अपॉन टी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 वाट कब आएगा, जब वर्क डन हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो, दूसरा तरीका क्या है, P इज इक्वल टू वी आई, इस फॉर्मूले से यहाँ डिफाइन कर लो। ठीक है, मतलब कि 1 जूल का जब वर्क करेगी बैटरी 1 सेकंड में, तब हम क्या कहेंगे, पावर सप्लाइड इज 1 वाट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पे अगर 1 वाट चाहिए तो यहाँ पे 1 वोल्ट होना चाहिए, और करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मतलब कि यहाँ पे 1 तभी आएगा ना अगर 1 इंटू 1 करूँगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं इसको रब कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ। ठीक है, पावर 1 वाट कब होएगी, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होएगा और करंट उसमें फ्लो कितना कर रहा होगा, 1 एम्पियर का। ठीक है, मतलब कि ऐसे कह लो 1 वाट ऑफ पावर, मतलब
पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज सेड टू बी 1 watt व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू सर्किट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt इज सप्लाइड। ठीक है ना। तो मतलब कि इसी इक्वेशन से हमने, मतलब इस इक्वेशन को हमने अपने वर्ड्स में लिख लिया। ठीक है, जब 1 volt का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और करंट होएगा उसमें 1 एम्पियर, किस में, सर्किट में या रेजिस्टर में। ठीक है, तो हम पावर कहेंगे 1 watt पावर बैटरी ने सप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स थी 1 watt ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट भी हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो पावर सप्लाइड बाय बैटरी है, ठीक है, या वर्क डन बाय बैटरी है, तो पावर हमने देखा किसके इक्वल आई, I²R, चलो लिख लेता हूँ। ठीक है, तीनों तरीके से लिख सकते हो, या VI I²R या V²/R। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर I²R है। ठीक है, तो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई हुई या बैटरी ने कितना वर्क किया उसको मैं, मतलब कुछ टाइम में बैटरी ने, P को मैं लिख सकता हूँ W/T। ठीक है ना, तो मतलब T टाइम में बैटरी ने कितना वर्क किया तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I²RT। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर देखो, अगर सर्किट में मान लो फैन लगा हुआ है, ठीक है, अगर सर्किट में फैन लगा हुआ है, तो ये जो एनर्जी सप्लाई हो रही है बैटरी से T सेकंड्स में या T टाइम में, या T टाइम में जो बैटरी वर्क कर रही है, वो वर्क कहाँ जा रहा है। अगर फैन लगा हुआ है तो उसके ब्लेड्स घुमाने में, प्लस आपको पता है कि फैन उसके अंदर आपने अगर देखा होगा तो कोयल लपेटी हुई होती है, मतलब बहुत बड़ी वायर होती है। ठीक है, तो मतलब कि जो वर्क कर रही है बैटरी, एक तो वो ब्लेड्स को घुमाने में। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि जब पंखा या कोई भी अप्लायंस काफ़ी टाइम तक चलता रहता है तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें जो वायर्स होती हैं ना, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बैटरी ने जो वर्क किया वो कहाँ गया, वो गया रोटेटिंग ब्लेड्स में। ठीक है, इन रोटेटिंग ब्लेड्स, और दूसरा प्लस हीट एनर्जी इन वायर्स। ठीक है, ये जो बैटरी ने वर्क किया वो रोटेटिंग ब्लेड्स में गया, प्लस वायर्स में गया। ठीक है, मतलब हीट में, हीट इन वायर्स। ठीक है, अब अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर ही लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टर ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई ब्लेड्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब सारे का सारा वर्क डन हीट में ही जाएगा ना। अगर रेजिस्टर है, सारे का सारा जो वर्क है वो हीट में ही जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब एक्चुअल में अगर रेजिस्टेंस लगा है, देखो बैटरी ने यहाँ पे प्लस Q चार्ज था। ठीक है, बैटरी ने इसको एनर्जी दी, इसको ये जो एनर्जी है वो लेकर गया और यहाँ पे छोड़ आया। ठीक है, एक्चुअल में इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो बैटरी ने एनर्जी दी है वो सारी, मतलब इन ओवरकमिंग कोलिजन्स में खर्च हो गई। ठीक है ना, तो मतलब कोलिजन से क्या हुआ, हीट जनरेट हो गई। ठीक है, जब भी कोलिजन्स होती हैं तो हीट जनरेट होती है, तो मतलब ये जो एनर्जी है सारी कोलिजन्स में चली गई। ठीक है, कोलिजन्स में चली गई तो कोलिजन से क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। यहाँ पे तो कोई ब्लेड्स नहीं है। ठीक है, अगर सर्किट आपका रेजिस्टिव है, मतलब उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो सारे का सारा जो वर्क डन है वो किस में जाएगा, हीट एनर्जी में ही जाएगा ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये सारे का सारा वर्क डन किस में चला गया, हीट में चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हीट एनर्जी जनरेटेड, ठीक है, H के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो किसके इक्वल हो जाएगी, I²RT के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम्स में, डिफाइन जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हीट एनर्जी जनरेटेड इन द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। ठीक है,
या फॉर गिवन टाइम, ठीक है, एंड देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर फॉर गिवन करंट एंड टाइम, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर गिवन करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इसको अगर आप वर्ड्स में लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। चलो उसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। उससे पहले वैसे ही जैसे पावर को लिखने के 3 वर्जन्स थे, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। हीट को लिखने के भी 3 वर्जन्स हैं, ठीक है। अगर आई को यहाँ पे वी अपॉन आर पुट कर दूंगा तो हीट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला तो फॉर्मूला यही हुआ आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई को वी बाय आर पुट कर दिया मैंने, तो हीट जनरेटेड कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो पुट करके देख लो, आर स्क्वायर आर टी, तो ये आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो तीसरा वर्जन क्या हो गया, अगर मैं H इज इक्वल टू, इसी को ही लिख लेता हूँ आई इंटू आर, ठीक है, इंटू आई टी, क्योंकि आई स्क्वायर है ना, तो आई आर किसके इक्वल होएगा, V के इक्वल होएगा, वी आई टी, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स अब 3 जो वर्जन्स हैं, ठीक है, हीट को लिखने के 3 तरीके हैं, ठीक है, जैसे पावर के आए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हीट एनर्जी, हीट या हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, या हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर, ठीक है। इसको अगर वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हीट एनर्जी produced in the resistor is directly proportional to square of current ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कॉमा रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एंड टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो यही मतलब कि ये जो इक्वेशन है यही जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, मतलब कि हीट एनर्जी का ये वाला जो वर्जन है इसी को ही हम जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट देखो, टेकिंग 100 वॉट बल्ब ऑफ इंडिया टू अमेरिका। आप सोच रहे हो कि ये कैसा टॉपिक है, चलो बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स कोई भी अप्लायंस होता है ना, आप बाज़ार से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेके आओ, चाहे बल्ब ले आओ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो, ट्यूबलाइट ले आओ, ठीक है, फ़ैन ले आओ, तो उसमें आपने देखा होगा रेटिंग्स में, जब आप देखते हो उसमें लेबलिंग में रेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं, क्या क्या, एक तो इनपुट सप्लाई, मतलब कितनी वोल्टेज पे काम करेगा, कितनी इनपुट सप्लाई होएगी तभी वो 100 वॉट देगा, ठीक है। दूसरा वही पावर, ठीक है, और तीसरा करंट। अब मान लो इंडिया का अगर बल्ब है तो उसमें लिखा होगा कि रेटिंग्स क्या होगी, 220 वोल्ट। आपको पता है इंडिया में कितनी सप्लाई आती है, अगर मैं यहाँ पे प्लग लगाता हूँ किसी सॉकेट में तो मतलब वहाँ से 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब इंडिया में 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई होती है, ठीक है। और क्या क्या लिखा होगा, 100 वॉट लिखा होगा, ठीक है, और उसका करंट लिखा होगा, ठीक है। तो
मतलब कहने का मतलब 100 वाट जो है, जो बल्ब है इतनी, मतलब 100 वाट की मतलब एनर्जी, ठीक है, इमिट तब करेगा जब उस पर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, ठीक है। तो करंट यहीं से ही आ जाएगा 100/120, मतलब ये वो करंट है, इतना करंट उसमें चाहिए, ठीक है, तभी वो 100 वाट की बिजली 100 वाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स रेटिंग्स में लिखी होती हैं, ठीक है। ये कैसे आया, वही फॉर्मूले से निकाला है मैंने, पावर इज इक्वल टू VI, ठीक है। पावर यहाँ पे कितनी थी, 100 थी, और पोटेंशियल डिफरेंस 220, ठीक है। यही मैंने करंट यहाँ पे लिखा है। तो ये रेटिंग्स होती हैं इंडिया में अगर आप कोई भी अप्लायंस लो, ठीक है। तो वही अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे इनपुट जो सप्लाई है ना 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट होती है, ठीक है, आधी। मतलब कि अगर अमेरिका का 100 वाट बल्ब है, ठीक है, तो वो 100 वाट कब देगा एनर्जी, जब उस पर 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये पहले बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स देखो, मान लो मैं बल्ब, ठीक है, अब ये 100 वाट का बल्ब है, सिंपल बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स सिंपल बना लेते हैं, 100 वाट का जो बल्ब है कहाँ का है, इंडिया का, ठीक है। और इंडिया में 220 वोल्ट हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट ही आती है इंडिया में। तो अब इसको हम इंडिया से ले गए अमेरिका, तो अमेरिका में जब ये चला गया तो यहाँ पे 110 वोल्ट आएगी, ठीक है। और अब ये कितनी पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, या करेगी, या मतलब कि फ्यूज तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर करेगी तो कितनी करेगी, अगर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब इस बल्ब को मैं अमेरिका ले गया, क्या चीज़ सेम रहेगी, रेजिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू V²/R फॉर्मूले से, ठीक है। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V²/P, ठीक है। तो V मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन P, तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये तो बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस तो सेम ही रहा, ठीक है। अब पावर कैसे निकालोगे, V² मतलब 110 का स्क्वायर अपॉन R कितना है, 220 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 100 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से देखो 25 वाट, ठीक है। मतलब कि सेम बल्ब इंडिया में 100 वाट एनर्जी दे रहा है, ठीक है। यहाँ ब्राइटनेस 100 वाट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे ब्राइटनेस 25 वाट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस है ब्राइटनेस यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। उतनी ब्राइटनेस नहीं होएगी, उतनी रोशनी नहीं दे पाएगा जितनी इंडिया में देगा, ठीक है, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स इसका रिवर्स देख लेते हैं। अब 100 वाट ऑफ बल्ब जो अमेरिका का है उसे हम इंडिया ले गए, ठीक है। 100 वाट का बल्ब जो है अमेरिका का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 100 वाट, ठीक है, और ये 100 वाट कब देगा, जब 110 वोल्ट की सप्लाई होएगी। तो ये कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। तो अब इसे हम ले गए इंडिया, और इंडिया में 220 वोल्ट आता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आएगा, रेजिस्टेंस आएगा V²/P, V कितना है 110 का स्क्वायर अपॉन P मतलब 100। ओके स्टूडेंट्स,
तो रेजिस्टेंस सेम है, तो अब यहाँ पे कितनी पावर ये प्रोड्यूस करेगा वो हमने फाइंड आउट करना है इंडिया में। ठीक है, तो पावर किसके इक्वल आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर कितना है 220 का स्क्वायर वी। ठीक है, वी 220 है ना इंडिया में। तो अब रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर बल्ब कोई अमेरिका से इंडिया लेकर जा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ऐसे थोड़ी ना। अगर जहाज़ में जा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस तो बॉडी की प्रॉपर्टी वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब वी स्क्वायर अपॉन आर लिखना है हमने। ठीक है, तो मतलब कि 100 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब पावर कितनी आ गई, ये आ गई 400 वॉट। अब स्टूडेंट्स जो बल्ब है वो 100 वॉट देने को डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, 100 वॉट की ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, मतलब 100 वॉट के लिए वो डिज़ाइन है, तो वो 400 कैसे दे देगा। तो यहाँ पे इसका मतलब बल्ब जो है वो फूट जाएगा। ठीक है, बल्ब फूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ वर्क नहीं कर सकता, मतलब जो 100 वॉट दे सकता है वो 100 वॉट के लिए डिज़ाइन हुआ है, 100 वॉट की रोशनी प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन हुआ है, वो 400 कैसे दे देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा इंडिया में वो। तो ये स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट यहाँ से भी पता लग जाता है, अगर 110 वोल्ट के लिए वो डिज़ाइन है तो 220 वोल्ट नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, पावर इन सीरीज। ठीक है, पावर इन सीरीज। अब मान लो 3 रेजिस्टर्स हमने लगा दिए, ठीक है, एक बैटरी के साथ। तो हमें बताना है कि कितनी पावर कंज्यूम होएगी। ठीक है, कितनी पावर कंज्यूम होएगी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब ये अगर सीरीज़ में हमने लगाए हैं ना, मतलब सीरीज़ में रेजिस्टर्स लगाए हैं, तो सीरीज़ में अगर रेजिस्टर्स लगाए हैं तो करंट इनमें सेम होएगा। ठीक है, ऑब्वियस है, करंट तीनों में सेम है। ठीक है, तो R1 रेजिस्टर में कितनी पावर प्रोड्यूस होएगी, मतलब कितनी इसमें पावर कंज्यूम करेगा R1 रेजिस्टर, उसके लिए हम क्या लिख देंगे, I स्क्वायर इंटू R1। ठीक है ना, क्योंकि करंट सेम है, इसमें करंट आई जा रहा है। ठीक है, इसमें करंट आई जा रहा है और रेजिस्टेंस R1 है, तो पावर लिख सकता हूँ ना I स्क्वायर R1। और इसमें पावर कितनी हो जाएगी, इसमें I स्क्वायर R2, इसमें पावर हो जाएगी I स्क्वायर R3। तो इस सर्किट ने कितनी पावर कंज्यूम करी वो हम सम कर देते हैं इन सब का। I स्क्वायर R1, I स्क्वायर R2, ठीक है, I स्क्वायर R3। तो I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज R इक्विवेलेंट। ठीक है ना, R इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला किसका है, पावर इन सीरीज का। ठीक है स्टूडेंट्स, I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये लगाना चाहते हो पावर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ये लगा सकते हो, मगर I किसके इक्वल है, I किसके इक्वल है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, अगर ओम्स लॉ लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं I की वैल्यू पुट कर देता हूँ, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट आ जाएगी पावर। ठीक है, R इक्विवेलेंट का I की वैल्यू पुट करी मैंने, R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो पावर को मैं V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, ये भी आ सकता है ना।
अब पावर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, चाहे ऐसे फाइंड आउट कर लो चाहे ऐसे फाइंड आउट कर लो, ठीक है, मतलब दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे चलो एक रियल डाटा ले लेते हैं, ठीक है, रियल डाटा से हम समझते हैं। अब देखो, अब मैं मानता हूँ ये 2 ओम है, ठीक है, दिस इज 2 ओम, ठीक है, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 5 ओम, ठीक है, और ये बैटरी मैं मान लेता हूँ 10 वोल्ट की, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले इंडिविजुअल पावर्स, मतलब R1 कितनी कंज्यूम कर रहा है, R2 कितनी कर रहा है, R3 कितनी कर रहा है, ठीक है, वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे आ जाएगी, सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 एम्पियर, मतलब 10 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा, तो करंट मतलब 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब R1 में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पावर कंज्यूम बाय R1, I स्क्वायर इंटू R1 लिख सकता हूं ना, I स्क्वायर इंटू R1, मतलब इसमें करंट कितना है 1 एम्पियर, मतलब 1 स्क्वायर इंटू 2, ये कितनी आ गई 2 वॉट, ठीक है। अब पावर R2, ठीक है, ये I स्क्वायर इंटू R2 लिख देता हूं, ये कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 3, मतलब 3 वॉट आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही R3 में देख लो, ठीक है, वैसे ही R3 में देख लो। अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, R3 वो कितना आ जाएगा 5 वॉट आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी, टोटल पावर वो उसके लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, या I स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट कर दो या इन तीनों को ऐड कर दो, देखो आंसर सेम आएगा। करंट कितना है 1 स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट कितना है 10, तो 10 वॉट, ठीक है। यहाँ से भी आंसर हमारा सेम आ रहा है, 5 प्लस 3 वॉट प्लस 2 वॉट 10 वॉट, ठीक है। या पावर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट, ठीक है, V कितना यहाँ पे 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर और R इक्वलेंट कितना है 10, तो ये भी यहाँ से भी 10 वॉट आ गया, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल पावर्स तो ऐसे निकलेंगी, ठीक है। अगर आपको पूछा है पूरी सर्किट ने, तीनों रेजिस्टर्स ने, पूरे सर्किट ने कितनी कंज्यूम करी पावर, तो वो क्या हो जाएगी, या इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से निकाल लो या तीनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स जैसे पावर का फॉर्मूला हमने किया था V इंटू I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन आर बी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है अगर R1 पे अगर आपने रेजिस्टेंस पावर निकालनी है तो I स्क्वायर R लगाना है, ठीक है। आप V स्क्वायर अपॉन आर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। वो देखो अब V स्क्वायर अपॉन R लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो ये तो हमने लिया था 2 ओम लिया था, ठीक है, 3 ओम 5 ओम। अब हम V स्क्वायर अपॉन R लगा के देखते हैं, I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इंटू R लगा के हमने इंडिविजुअल पावर्स फाइंड आउट करी है, ठीक है। अब V स्क्वायर अपॉन R भी लगा लेते हैं, ठीक है, 1 एम्पियर यहाँ पे करंट है। तो पावर R1 पे वो ऐसे भी लिख सकता हूँ V स्क्वायर अपॉन R1, मगर ये V किस पे आएगा, ये R1 पे है। देखो सीरीज में करंट तीनों में सेम था तो I स्क्वायर वाला फैक्टर तीनों में सेम था, मगर आपको पता है ना सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्प्लिट हो जाता है, पोटेंशियल जो है वो तीनों पे अलग अलग आएगा अगर रेजिस्टर्स ही अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है ना ये किस पे है, ये R1 पे है, मतलब V1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर I स्क्वायर R लगाना है तो तीनों में I स्क्वायर फैक्टर कॉमन है, तीनों में करंट सेम है।
अगर वी स्क्वायर अपॉन आर लगाना है तो आपको जब R1 पे फाइंड आउट करनी है तो R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना यहाँ इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ लगाओ 2 × 1 V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इस पे 2 वोल्ट, ठीक है, और इस पे कितना आ जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है, ओम्स लॉ लगा के, और इस पे 5 वोल्ट, ठीक है, और तीनों को ऐड करके देखो 10 वोल्ट बन रहा है। तो अब देखो 2 का स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 2 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, सॉरी 2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 वाट आ गया, ठीक है। आई स्क्वायर आर से भी 2 आया था, वी स्क्वायर अपॉन आर से भी 2 आ गया। अब R2 पे देख लो, ठीक है। अब इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो, ठीक है, वो कितना आएगा 3 वोल्ट, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 मतलब 3 वाट, उससे भी इतना ही आ रहा था, ठीक है। वैसे ही आप R3 पे देखो करके, V3 का स्क्वायर अपॉन R3, इस पे भी अब कितना आएगा 5 वाट आएगा, ठीक है। तो तीनों को ऐड करके देख लो, वही 10 वाट आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपकी मर्जी है, आप आई स्क्वायर आर लगाना चाहते हो, ठीक है, चाहे वी स्क्वायर अपॉन आर लगाना चाहते हो, चाहे v इंटू आई लगाना चाहते हो, मगर आपको पता होना चाहिए अगर आई स्क्वायर आर लगाना है तो वो कैसे लगाना है, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है, v इंटू आई लगाना है तो कैसे लगाना है। v इंटू आई लगा के देख लो, R1 पे अगर फाइंड आउट करनी है तो V1 इंटू I1, ठीक है, यही आ जाएगा ना, V1 इंटू I1, ठीक है। करंट तो तीनों में सेम ही है, तो V1 इंटू आई करके देखो, यहाँ से भी 2 ही वाट आ रहा है, ठीक है ना, 2 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर 2 वाट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी V2 इंटू आई करके देखो, यहाँ पे भी 3 वाट आ रहा है, 3 इंटू 1, यहाँ पे भी V3 इंटू आई करके देखो, यहाँ पे भी 5 वाट आ रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे कई बार मतलब बुक्स में लिखा होता है कि अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो आई स्क्वायर आर ही लगाओ, ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी लगा सकते हो, मगर लगाना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इन सीरीज। अब इन पैरेलल की बात कर लेते हैं, पावर इन पैरेलल, ठीक है। तो वैसे वो जैसे आपको कोई कहे ना कि सीरीज में आई स्क्वायर आर लगाते हैं, ठीक है, तो मतलब वो कन्वीनियंट है आई स्क्वायर आर सीरीज में लगाना। कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि आई स्क्वायर फैक्टर तीनों में सेम है, करंट तीनों में सेम है, ठीक है ना। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सब पे अलग अलग, ठीक है। तो कन्वीनियंट है यहाँ पे आई स्क्वायर आर लगाना, मगर आंसर आपका वी स्क्वायर अपॉन आर से भी आ सकता है, मगर आपको पता होना चाहिए वो लगाना कैसे है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट देखो, अब स्टूडेंट्स हम पावर इन पैरेलल देख लेते हैं, ठीक है। पावर इन सीरीज हमने देखा कि पावर इन सीरीज में आई स्क्वायर आर लगाना ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि वहाँ पे आई स्क्वायर फैक्टर कॉमन आ जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर लगा नहीं सकते, ठीक है, लगा सकते हैं, मगर आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो आप, यहाँ पे मैं एक रियल डाटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ 2 ओम, ठीक है, ये ले लेता हूँ 3 ओम, और ये ले लेता हूँ 6 ओम, ठीक है। और 2 वोल्ट का मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिविजुअल पावर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इंडिविजुअल्स पावर फाइंड आउट करने के लिए, अब जैसे वहाँ पे आई स्क्वायर आर लगाया था हमने, ठीक है, इंडिविजुअल पावर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर जो फैक्टर है वो कॉमन है, ठीक है। तो आप देखो R1 पे अगर पावर निकालनी है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पावर P1 इज वी स्क्वायर अपॉन R1, ठीक है।
तो V कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन R12, मतलब कि ये कितना आ जाएगा 2 वॉट आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही P2, तो ये क्या आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R2, तो मतलब कि 2 का स्क्वायर अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 वॉट आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही P3 अगर निकालेंगे तो P3 निकालेंगे तो वैसे ही 2 स्क्वायर अपॉन 6, तो मतलब कि ये आ जाएगा 4/6 वॉट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पावर आ गई, ठीक है। अब मतलब कि पूरी सर्किट की अगर पावर निकालनी है तो हम तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पावर क्या होएगी, इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्विवेलेंट पावर अब ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 2 प्लस 4/3, ठीक है, प्लस ये भी किसके इक्वल है 2/3 के इक्वल है ना, सॉरी यहाँ पे वॉट लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो मतलब 2/3 वॉट, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। 6/3 2 मतलब 4 वॉट आ जाएगा, सॉरी 4 वॉट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, इक्विवेलेंट पावर का। तो इक्विवेलेंट पावर आपको बताया मैंने, और भी बहुत तरीके हैं इक्विवेलेंट पावर, ठीक है। कैसे, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, R इक्विवेलेंट अगर निकालोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। यहाँ से आप R इक्विवेलेंट देखो कितना आएगा, 6 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करो, ठीक है, 6 एलसीएम, तो ऊपर भी 6 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे 1 ओम, तो मतलब कि V स्क्वायर, मतलब V स्क्वायर जो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1, ये यहाँ पे देखो 4 वॉट आ रहा है, ठीक है। तो चाहे आप इक्विवेलेंट पावर के लिए I स्क्वायर R इंटू आर इक्विवेलेंट निकाल लेते, वैसे भी आंसर आ जाता, ठीक है। तो करंट निकालना पड़ेगा, करंट कैसे आएगा, ओम्स लॉ से, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब V कितनी है 2 है, ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना है 1 है, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट बैटरी में से निकलेगा, ठीक है। तो 2 एम्पियर का करंट बैटरी में से निकलेगा और तीनों रेजिस्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो I स्क्वायर जो बैटरी में से निकला, I स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, यहाँ से भी 4 वॉट आ गया। तो आपकी मर्जी है, चाहे इंडिविजुअल पावर्स निकाल के तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, चाहे I स्क्वायर आर इक्विवेलेंट लगा दो, चाहे V स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट निकाल दो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल पावर्स के लिए V स्क्वायर अपॉन आर कन्वीनियंट है, वहाँ पे I स्क्वायर आर कन्वीनियंट है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे I स्क्वायर आर लग नहीं सकता इंडिविजुअल पावर्स के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे इंडिविजुअल पावर्स के लिए I स्क्वायर आर नहीं लग सकता, ठीक है। मगर यहाँ पे अगर I स्क्वायर आर लगाना है इंडिविजुअल पावर्स के लिए, तो आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में इंडिविजुअल करंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे अगर सीरीज में V स्क्वायर अपॉन आर लगाना था, तो आपको इंडिविजुअल वोल्टेजेस भी निकालनी पड़ी थी, ठीक है, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस। वैसे यहाँ पे इंडिविजुअल करंट्स भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो वो भी वेरीफाई करके देख लेते हैं इंडिविजुअल पावर्स के लिए, ठीक है। तो चलो वो भी वेरीफाई करते हैं हम। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब जो करंट है, यहाँ पे जो करंट है, अब 2 एम्पियर यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। मगर मैंने आपको बताया था अगर करंट आपने निकालना है, ठीक है, स्प्लिट करना है, अगर बैटरी लगी हो तो स्प्लिटिंग नहीं, वैसे नहीं करनी है स्प्लिटिंग I1:I2:I3 इज इक्वल टू 1/R1:1/R2:1/R3, वैसे स्प्लिटिंग नहीं करनी है कि बैटरी दी है, आपको सभी पे वोल्टेज भी पता है, ठीक है। इसमें वोल्टेज कितनी होगी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, तो वोल्टेज पता, करंट पता है, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ जाएगा I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी V अपॉन R1, V किसके 2, R1 कितना है 2, तो 2/2 1 एम्पियर
इसमें फ्लो करेगा 1 एम्पियर, ठीक है, और इसमें कितना फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, 2/3, ठीक है। रेजिस्टेंस पता है, V पता है, वोल्टेज ड्रॉप इस पे 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही I3 में कितना आ जाएगा, I3 V/R3 मतलब 1/3 एम्पियर, ठीक है। तीनों को ऐड करके देखो 2 एम्पियर ही बन रहा है। तो अब स्टूडेंट्स अगर R1 पे अगर पावर निकालनी है P1, तो I1 स्क्वायर इंटू R1 करो, देखो उतना ही आंसर आता है क्या, अलग आता है। I1 तो 1 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो देखो I1 1 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब, ठीक है, 2 वॉट आ गया, ठीक है ना, 2 वॉट आ गया। अब P2 इसमें I2 का स्क्वायर इंटू R2 कर दो, ठीक है। I2 करंट कितना है, 2/3 मतलब 2/3 का स्क्वायर इंटू R2 कितना है, 3, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, 4/3 वॉट आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर P3 निकालना है, ठीक है, तो इसमें भी I3 स्क्वायर इंटू R3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 6, तो मतलब कि ये कितना आ गया, 2/3 वॉट आ गया। तो तीनों को ऐड करके देख लो, वही 4 वॉट ही बन रहा है, ठीक है। सेम पावर्स भी सेम आई हैं, P1 चाहे इससे करो चाहे V²/R से करो, मगर ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। कन्वीनियंट कौन सा है यहाँ पे, V²/R, क्योंकि V² फैक्टर कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, कभी कभी स्कूल के टीचर्स भी ऐसे कह देते हैं कि पावर जो है पैरेलल में V²/R लगाओ, ठीक है, और उसमें I²/R लगाओ, ठीक है। मगर कहीं पे भी कोई भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने I²R लगा के देख लिया, V²/R भी लगा के देख लिया इंडिविजुअल पावर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। VI भी लगा के देख लो, ठीक है। 2 × 1 2 वॉट आ जाएगी, 3 × 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी V × I करना है ना, तो I × 2 आ गया, ठीक है। I2 × V 4/3 आ गया, ठीक है। तो I3 × V, तो ये देखो 2/3 आ गया, वही सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले लगा सकते हो आप, मगर आपको पता होना चाहिए कि कोई जो फॉर्मूला है वो कैसे लगाना है, ठीक है, तरीका पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे 60 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, इसकी रेटिंग जो है, रेटिंग 120 वोल्ट है, मतलब 120 वोल्ट पे ये 60 वॉट देगा, ठीक है, और ये भी 120 वोल्ट पे 100 वॉट देगा, इसकी रेटिंग है ना। तो हमें बताना है कि कौन सा ब्राइटर ग्लो करेगा, कौन सा ब्राइटर ग्लो करेगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बताओ, इन दोनों बल्ब्स में से किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस क्या होती है, V²/P होती है, ठीक है। तो अब दोनों जो हैं, दोनों की रेटिंग जो है, इनपुट सप्लाई सेम है। अब जिसकी ज़्यादा पावर होएगी, जिसकी ज़्यादा पावर है उसका रेजिस्टेंस कम है ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। अब जिसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है 100 वॉट की, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसका कम है, इसे चलो R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसका रेजिस्टेंस 100 वॉट का, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है कि R1 रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन R2, ठीक है ना, क्योंकि पावर अगर 100 है तो उसका रेजिस्टेंस कम होएगा। तो अब स्टूडेंट्स आप देखो, अब दोनों सीरीज़ में लगे हैं तो दोनों में करंट सेम आएगा, मतलब I जो है वो सेम है। अब इनकी पावर अगर लिखनी है, अगर पावर कंपेयर करनी है, तो I² × R लगाएंगे हम, ठीक है। तो I² फैक्टर कॉमन है ना,
आई स्क्वायर फैक्टर कॉमन आ गया। अब जिसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर पावर देखो तो आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब आई स्क्वायर यहाँ पे फैक्टर कॉमन है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। अब जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी पावर भी ज़्यादा आएगी ना, मतलब कि जो वो ज़्यादा पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा पावर वो इमिट भी कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कि पावर अब किसकी ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2, ठीक है, तो ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होएगी, 60 वॉट की होएगी, ठीक है, 60 वॉट की होएगी। और अब एग्जैक्ट नंबर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट आप आई स्क्वायर आर लगा के देख लो। तो सबसे पहले आपको आई मतलब करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, V अपॉन आर इक्वलेंट, तो V कितना है 120 और R इक्वलेंट कितना है, अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होएगा, V स्क्वायर अपॉन P, मतलब 120 स्क्वायर अपॉन 60, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 का स्क्वायर अपॉन 100, तो यहाँ से करंट आ जाएगा, ठीक है, और करंट आ गया तो आई स्क्वायर इंटू आर कर देना R1, ठीक है, R1 ये दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है, तो उसके बाद अगर इस पे पावर निकालनी है, ठीक है, 1 पे, तो ये फैक्टर तो आ गया आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू R1 आपको पता है क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है, और पावर कितनी है इसकी 60, ठीक है, तो आप एग्जैक्ट पावर भी निकाल सकते हो, मगर अगर क्वेश्चन में पूछा है विच ग्लोज ब्राइटर, तो आप डायरेक्ट उसका इस रिलेशन से जवाब दे सकते हो, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा, मतलब कि वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट है व्हाट विल हैपन इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट विल हैपन इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ब्राइटनेस का क्या होएगा। तो स्टूडेंट्स अगर 120 वोल्ट के हमने दोनों बल्ब्स के 120 वोल्ट दे दिया, ठीक है, 60 वॉट और यहाँ पे 100 वॉट, ठीक है, तो मतलब क्या होता है इस चीज़ का, ये 60 वॉट तब देगा अगर 120 वोल्ट दोगे, ये 100 वॉट तब देगा अगर 120 वोल्ट दोगे। अब अगर पैरेलल में लगा दिए तो 120 वोल्ट पे ही आ गए ना दोनों, तो मतलब अब ये 100 वॉट देगा, अब ये 60 वॉट देगा, ठीक है, हमारे घर के जो अप्लायंसेस होते हैं ना ये भी पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है, वो डोमेस्टिक सर्किट्स में हम देखेंगे आपके घर में जो वायरिंग होती है वो जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं। क्यों पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि सभी डिवाइसेस हमारे जो इंडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 220 वोल्ट पर ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो 220 वोल्ट देना है तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे पैरेलल में लगाया तभी 120 आया ना, 120 आया तभी तो वो 100 वॉट देगा, जो उस पर लिखा हुआ 60 वॉट देगा, तो ऑब्वियस अब 100 वोल्ट की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, पहले 60 की सीरीज में 60 की ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है, पैरेलल में 100 की ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बल्ब की रेटिंग दी हुई है 5 वोल्ट की, ठीक है, और 100 मिली एम्पियर, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, तो पावर निकालनी है सिंपल। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, V इंटू आई लगाएंगे ना, क्यों, क्योंकि हमें गिवन ही V एंड I है, ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी, V इंटू 5 इंटू 100 मिली एम्पियर 10⁻⁻3, ठीक है, तो पावर आ जाएगी यहाँ पे 0.5 वॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब पूछा है रेजिस्टेंस, इससे आसान क्वेश्चन क्या होएगा, V भी पता है I भी पता है, ठीक है, तो V अपॉन I कर दो, पावर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रेजिस्टेंस में इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये हो गया 5 अपॉन 100 मिली एम्पियर, ठीक है, तो 10⁻⁻3 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे थे स्टूडेंट्स पावर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हमारा स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक एनर्जी रह चुका है टॉपिक, ठीक है, और उसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।